जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस भाई अमरेश सर। और आप लोगों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 कक्षा 10 का, यानी बिहार बोर्ड कक्षा 10 का, जिसे आप सामान्यतः लोकतांत्रिक या पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। उसी विषय का राजनीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, उसी विषय का हम लोग स्टडी करेंगे। और उसका ये अध्याय 1 होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब सबसे पहले हम लोग जाने कि आपने कक्षा 9वीं में लोकतंत्र क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके विभिन्न पहलुओं को आपने पढ़ लिया था। इसमें इसके आगे की कहानी हमें पढ़ना है। तो चलिए और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखेंगे कि लोकतंत्र में किस प्रकार से लोकतंत्र को सामाजिक विषमता और क्षेत्रीय जो लोग होते हैं वे, भाषा, द्वंद्ववाद, ये सब किस प्रकार से लोकतंत्र को प्रभावित करती है। लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा किसने क्यों कब दिया, ये सभी चीज देखेंगे। और फिर ये पूरा चैप्टर आपको लोकतंत्र के बारे में ही समझाएगा। तो आपको देख रहे होंगे कि वीडियो पे बहुत ही, इस बोर्ड पे बहुत ही कम वाक्य लिखे हुए हैं, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। और आप घबराइएगा मत, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में यूं कहें तो लेक्चर ही इस चैप्टर का जान है। जो भी मैं लेक्चर दूंगा, यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर इन सभी बातों को वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेंगे, एक नोट्स बनाते जाएंगे और एकदम बिल्कुल हम लोग सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसमें जो भी मैंने चीज लिखा है एकदम टू द एग्जामिनेशन पॉइंट है और आपको बिल्कुल सबको लिखना है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है? तो सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपने चुनाव हुआ और उसमें आपने बहुत सारे एमपी को जिताए, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद जिसको बोलते हैं। फिर सभी सांसद गए और सभी सांसद जाकर के उन्हीं के बीच में, अपने ही बीच में जीते हुए एक सांसद को उन सब ने मिल करके एक प्रधानमंत्री बना दिया। अब जब प्रधानमंत्री बना दिया तो प्रधानमंत्री ही रेलवे नहीं देख सकता, बिजली विभाग को नहीं देख सकता, फिर वो जल संसाधन विभाग को नहीं देख सकता, एजुकेशन को नहीं देख सकता। एक व्यक्ति पूरे देश के सभी सिस्टम पर वर्क नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका बॉडी जो है, यह पूरा एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, तभी आपका बॉडी ऑपरेट होता है। आँख का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, आपके स्टोमक का अलग काम है, ब्लड, जो भी ब्लड टिश्यूज हैं उसके अलग काम है। तो इन सब का बंटवारा, विभागों का बंटवारा कर देता है प्रधानमंत्री। ये फलाना आदमी रेलवे मिनिस्ट्री ले लेगा, ये आदमी जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, ये आदमी जो होगा लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री रहेगा, ऐसे करके ऊर्जा मंत्री, ऐसे करके ये क्या करता है कि बंटवारा। उसी का मतलब है कि सत्ता की साझेदारी। अब ये सत्ता की साझेदारी हो गई तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ही, जैसे ही आप पहला पेज अपना ओपन करिएगा बुक का, तो सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। आखिर द्वंद्ववाद क्या है? तो द्वंद्ववाद ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, विभाजन होता है, ये बंटवारा विभाजन होता है। तो लोकतंत्र में सामाजिक विषमताओं के कारण द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। किसके कारण? तो लोकतंत्र में जो सामाजिक विषमताओं, अब ये सामाजिक विषमता क्या है? तो सामाजिक विषमता कई प्रकार से होते हैं। जैसे देखिएगा, सामाजिक विषमता के बारे में बात करें तो ये भाषा आधारित हो सकता है, जाति आधारित हो सकता है, किसी विशेष क्षेत्र पर आधारित हो सकता है। ये सभी जो है सामाजिक विषमताओं के कारण, और द्वंद्व मतलब तो विभाजन होता ही है। ये सभी जो है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र को सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट करता है तो वो द्वंद्व करता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। यानी कि अगर लोकतंत्र, जिस देश में भी लोकतंत्र है, वहां की अगर बात करें तो सबसे वहां की प्रधान जो होती है वह जनता ही होती है। इसीलिए तो इसे प्रजातंत्र भी कहा गया है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कैसा हूं आप बन के रहो, अगर जनता चाहेगी तो 5 साल के बाद आपको फिर से जहां थे वहां पहुंचा सकती है। तो जनता ही केंद्र। तो लोकतंत्र में कौन? तो लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होते हैं उसमें कौन? तो उसमें लोग ही, यानी जनता। लोग माने कौन? जनता। उसमें जो है जनता ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो इसे बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन उसी में एक बहुत ही बहुचर्चित व्यक्ति हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से जाने जाते हैं।
उन्होंने लोकतंत्र के बारे में परिभाषा दिया कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन होता है। और इसको इन्होंने कहा था कि, यहां देखिएगा, इसको इन्होंने कहा था कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का वाक्य था, यानी कि जनता का। अब जनता का कैसे है, तो इन्हीं जनता में से कोई एक जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सभी जनता मिल करके उसको वोटिंग करते हैं और वो जीत जाता है। तो ये हो गया जनता का। किसके लिए जीता, तो वो आपने सुना होगा कि मैं आप जनता के लिए ये विद्यालय बनाऊंगा, ये सड़कें बनाऊंगा। किसके लिए बोलता है, वो बनवाए या ना बनवाए, लेकिन जनता के लिए। और फिर जब वो किसी पद पे जाकर के बैठ जाता है, आसीन हो जाता है जीत जाने के बाद, तो फिर वह जनता के द्वारा ही चलाया गया शासन व्यवस्था होता है। यानी कौन जीता है, उसको जनता ने जिताया, तो जनता ही शासन कर रही होती है। और वो शासन फिर किस पर करता है, तो जनता के लिए ही करता है। लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले बहुत सी कारक है, जिनमें सबसे प्रमुख है द्वंद्व, जाति, सांप्रदायिक, लैंगिक, ऊंच नीच, गरीब अमीर। ये बहुत सारे जो हैं कि लोकतंत्र को इफेक्ट करते हैं। विश्व में ज्यादातर देशों में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था लागू हो चुकी है। जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अपना भारत ही है, गर्व है इस बात की। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, और ये सभी देशों में और भी बहुत सारे विश्व के देश है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। इसमें क्या होता है कि जनता अपने द्वारा यानी वोटिंग के जरिए अपना प्रतिनिधित्व को जिताते हैं, फिर वह शासन की बागडोर अपने हाथों में लेता है और जनता पर ही शासन करता है। चीन की तो बात नहीं करेंगे, चीन में तो पता नहीं वो किस प्रकार का लोकतांत्रिक देश है कि उसमें एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है हमेशा। ये तो कोई बात हुआ नहीं, पता नहीं अब क्या उसका मजरा है, जानेंगे उसको भी। लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोकतांत्रिक जो व्यवहार होता है वो समाज में उभरते क्या द्वंद्व से प्रभावित होता है, जिसे कुछ निम्नलिखित घटनाओं द्वारा समझा जा सकता है। और इसको ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा, जो कि बहुत आपको फायदा है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र को द्वंद्व कैसे जो है वो प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक मुंबई के घटना को देखते हैं। इसमें आप देखें कि 1961 में मुंबई में जो मराठी लोग थे उनकी संख्या थी 34%। 1961 में मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 57% हो गई। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के ये 27% का ग्रोथ हुआ इनकी मराठियों की संख्या में। अब चूंकि मुंबई में मराठी ज्यादा है, तो अब मुंबई में, अब ये तो जाहिर सी बात है कि मुंबई में जो काम करने जो जाएंगे लोग, वो तो कर्नाटक के लोग नहीं गए, तमिलनाडु वाले नहीं गए, चेन्नई वाले नहीं गए। तो ये इसलिए नहीं गए क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब यूं कहें तो दक्षिणी भारत ये खुद अपना विकसित राज्य है, खुद विकास कर रहा था, तो क्यों जाए ये महाराष्ट्र मुंबई में। फिर वहीं बात करें तो जो चलेंगे तो गुजरात के तरफ, ये लोग जो हैं गुजरात वाले लोग, ये लोग भी मुंबई नहीं आए। इन प्रवासियों की संख्या काफी कम थी। हाँ, लेकिन मुंबई में भैया लोग काफी ज्यादा गए हैं। भैया इनको कहा जाता है, ये यूजुअली बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। भैया लोग वहां गए हैं मुंबई में, और ये लोग अपने छोटे बड़े बिजनेस धंधे करके, बहुत सारे वहां वर्क करके मुंबई की जो विकास है उसमें इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है। लेकिन वहां पे राजनीति तुष्टीकरण करके कुछ नेता ऐसे ये मराठी जनमानुष को भड़का दिया और मुंबई में मारकाट शुरू हो गई। बिहार भैया लोगों के साथ, जो बिहार यूपी के जो भी मजदूर थे उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव हुआ, यहाँ तक कि उसमें बहुत सारे लोग मर भी चुके थे, अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग। तो ये यहाँ पर जो भेदभाव हुआ मुंबई में, मुंबई का भेदभाव जो था वो कौन सा आधारित था, तो मुंबई का मामला था ये क्षेत्र आधारित द्वंद्व था कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ आप मत आओ मत रहो, ये हमारा क्षेत्र है। जबकि आपको एक बात बताते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बैंकों में जितने भी आम आदमी के पैसे जमा होते हैं उसका सिर्फ 1/4 ही ऋण के रूप में हमें मिल पाता है। ज्यादा से ज्यादा उन पैसों का उपभोग मुंबई महाराष्ट्र के लोग कर पाते हैं।
तो ये चीज़ है, हम लोगों ने भी बहुत सारा ऐसे ही यूं ही सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों के काम के वजह से ऐसा नहीं है कि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसमें पूरे देश के लोग, अगर भारत सभी लोगों का है, सभी बिहारियों का भारत है, तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र भी बिहार के लोगों का है। तो इसको भारत की आर्थिक राजधानी, ये अकेले तो संभव नहीं हो पाया, पूरे देश के खून का पसीना लगा हुआ है, उसमें पैसे लगे हैं। दूसरा घटना देखा जाए तो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा मैसूर, यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ बिहारी छात्रों को बहुत पिटाई किया गया था, बहुत सारे जो है बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। तो ये भी घटना कौन सा हो गया, क्षेत्र आधारित घटना हो गया। ये बिहार वाला है, मारो इसे आ गया है भीड़ करने के लिए। असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई थी, उत्तर पूर्वी राज्य जो असम है उसमें। तो इसमें जो है, इसमें भी बिहारी की हत्या की गई थी। तो ये जो आप घटना देख रहे हैं, वो चाहे मुंबई की घटना हो या ये मैसूर की घटना हो, असम की घटना, ये सभी क्षेत्र आधारित द्वंद्व थे जो कि किसको प्रभावित कर रहे हैं, लोकतंत्र को। कैसा लोकतंत्र है ये कि अपने ही देश के, अपने ही राज्य के दूसरे राज्य में ये जाकर के फ्रीली नहीं रह सकते हैं। ये उंगली उठाता है लोकतंत्र पर और प्रभावित करता है उसे। अगला एक घटना देखेंगे मैक्सिको के ओलंपिक समारोह का। मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में इसमें विरोध का जो रूप था वह नस्ल पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में हुए द्वंद्व किस पर आधारित है, तो ये नस्ल पर था। वहाँ वैसे चलता है नस्लवादी की, ये गोरा है, ऐसे रंग भेद की नीति शायद चलती है वहाँ, और उस पर यह आधारित था। बेल्जियम की घटना देखिएगा तो बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश में इलाके में, यहाँ से एकदम पॉइंट तो पॉइंट याद रखिएगा, 59% हिस्से के लोग जो है वो फ्लेमिश में रहता है और डच बोलता है। क्या बोलता है, 59% हिस्सा फ्लेमिश में रहता है और क्या भाषा है इनकी, डच। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ देखिए 59% डच बोलते हैं और ये 40% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। फिर राजधानी, अगर बात करें बेल्जियम की राजधानी तो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो इसमें 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% फिर डच बोलते हैं। भाषा, डच भाषा बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने विविधता के कारण वहाँ के लोगों में तो तनाव होना एकदम जाहिर सी बात है, तनाव भी हुई और तनाव होकर के, और इसमें देखिएगा तो फ्रेंच भाषी लोग यहाँ ज़्यादा समृद्ध हैं जबकि डच भाषी लोग की स्थिति अच्छी नहीं है। तो समाज में ये अनबैलेंसिंग भी है, एक वर्ग जो है पैसे हैं उनके पास, एक वर्ग में सामान्य वर्ग से आते हैं, पैसे नहीं है। फिर वहाँ ये द्वंद्ववाद की जो है स्थिति पैदा हुई, तनाव की स्थिति पैदा हुई और वहाँ की जो केंद्र सरकार है, वहाँ ये जो केंद्र है 2 भागों में बट गया, राज्य अलग और केंद्र की सरकार अलग हो गई। इस केंद्र के अधीन राज्य नहीं है, राज्य सरकार अपने यहाँ है ना कि बिहार वाले हैं, बिहार के अगर राज्य कोई कानून बनाता है और सेम कानून अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है तो पहले कानून माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये हमारे राज्य सरकार जो है वो अधीन काम करती है केंद्र की, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बेल्जियम की केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार नहीं काम करती है। तो ये था, ये किस पर आधारित था, तो ये नस्ल आधारित द्वंद्व था और ये था भाषा आधारित द्वंद्व। कौन, ये भाषा आधारित। अभी तो तुरंत देख ही रहे होंगे, तो बेल्जियम का जो विद्रोह भाषा आधारित है। अभी देख ही रहे हैं कि कैसे फिर से मुंबई महाराष्ट्र में ऐसे कुछ राज्यों में अपने भी लोग बोल रहा है कि नहीं भाई, जो हमारी भाषा बोलेगा वही हमारे यहाँ रहेगा। तो फिर ये लोकतंत्र पर एक बार फिर से एकदम कड़ा प्रहार है कि आखिर एक ही देश के लोग, एक ही तिरंगे झंडे के नीचे रहने वाले लोग, आखिर उनके लिए अलग अलग राज्यों में जाने के बाद ये अलग अलग नीति क्यों अपनाई जाने लगी है। क्या ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा बाधा नहीं बन के सामने उभर रहा है द्वंद्ववाद। तो आपका ये आज का बस इतना ही रहता है, फर्स्ट क्लास है, इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा क्लास करेंगे। ये इसकी शुरुआत हो गई लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसको वीडियो को पॉज करिए, इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए और एक एक करके हम वीडियो लाएंगे और आपका ये सब्जेक्ट हम पूरा जरूर करा देंगे। और तब तक के लिए, आज के लिए चलिए, बहुत ही बढ़िया रहा ये क्लास। और आपको भी अगर अच्छा लगता है मेरा क्लास तो आप भी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें
और अपने हित मित दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मुझे भी हौसला मिले कि मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे ढंग से आपको पढ़ा सकूँ। जय हिंद।